हेलो। आज आपका तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। तीसरा चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे, यानी कावेरी डेल्टा बड़े राज्यों के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली जो है 12वीं शताब्दी में ही लोगों के नॉलेज में आया और 12वीं शताब्दी में ही है इम्पोर्टेंट शहर बना। तो तालिका नंबर 1 पर नज़र डालिए। तालिका नंबर 1 ये है, तालिका नंबर 1। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, लेकिन तालिका नंबर 1 में आप देखिए कि 1130 से 1145 अन्नपाल चौहान वंश के ये जो राजा थे ये शासन करते हैं। तो तालिका नंबर 1 हमने देखी। इससे पहले यानी बिल्कुल पहले तोमर राजाओं के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? यानी तोमर, जिनको हम तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान नाम से जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों को चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी यहाँ डाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, अर्थात यहाँ पर मुगलों का शासन स्टार्ट हुआ और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। तालिका नंबर 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी है। तो उनको देखते हैं हम। सबसे पहले राजपूत जो वंश थे, जिसमें तोमर 12वीं शताब्दी के शुरुआत में उनकी राजधानी यानी 1165 में तोमर वंश के शासकों ने राज किया। फिर उसके बाद अन्नपाल, ये चौहान वंश का था, ये बता भी रखा है। तोमरों को अन्नपाल अर्थात चौहानों ने हरा दिया था और दिल्ली पर राज किया 1130 से 1145। फिर चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। तो 12वीं शताब्दी के मध्य में चौहानों ने राज किया, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान। फिर तुर्की शासन, तुर्की 1206 से 1290 तक रहा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था तुर्की, 1206 से 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासन किया। रजिया सुल्तान ने किया 1236 से 1240। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1287। ये इल्तुतमिश का मकबरा दिखा रखा है अभी। फिर खिलजी वंश की स्थापना हुई। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। फिर उसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई, जिनका राज 1320 से 1414 तक चला। गयासुद्दीन तुगलक, जिसका राज 1320 से 1324 तक चला। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिर है सैयद वंश, 1414 से 1451 चला था। खिजर खां 1414 से 1421 तक इनका शासन रहा। फिर लोधी वंश 1451 से 1526 तक। बहलोल लोधी, जिनका राज 1451 से 1489 तक था। ये अलाई दरवाज़ा दिखा रखा है और यहाँ पर दिल्ली का फिरोज शाह मकबरा दिखा रखा है। तो ये 5 हम इनमें से कोई से भी ले सकते हैं अभी। तो जो बात यहाँ बता रखी थी कि 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली
इनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। तो राजपूत वंश, तुर्की वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, इनमें से कोई से भी आप 5 ले सकते हैं। अब जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र वन, ये मानचित्र वन है भी, मानचित्र वन, इसको देखकर हम देहली ए कुहना, सीरी और जहांपनाह को पहचानिए। ये रहे भी, हौज खास, सीरी, जहांपनाह, देहली ए कुहना, ये यहाँ पर हैं। फिर आगे चलते हैं भी, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी। दिल्ली के जो सुल्तान थे उनके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य का मतलब होता है भवन निर्माण कला, और स्थापत्य के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख और तवारीख हैं जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखी गई। तारीख को हम एक वचन बोलते हैं और तवारीख बहुवचन है। ये यहाँ पर जो चित्र दिखा रखा है ये पांडुलिपि को तैयार करने की प्रक्रिया है। पांडुलिपि को तैयार करने की प्रक्रिया क्या है? पहले कागज़ तैयार करते हैं, फिर दूसरा लिखते हैं उसके ऊपर, फिर तीसरा है इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं, शब्द हैं, उनकी और ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जाता है। फिर चौथा है जिल्द तैयार करना। ये तो 4 पॉइंट्स हैं, 4 ही चित्र दे रखे हैं। फिर ये यहाँ पर तवारीख क्या, जो लेखक होता था, तवारीख जो लिखता था, लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। तवारीख को लिखने वाले लेखक, प्रशासक और कवि और दरबारी पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। अब ये न्याय चक्र है, इसको देखते हैं। न्याय चक्र में क्या लिख रखा है? 13वीं सदी के इतिहासकार फखर ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते, वेतन किसानों द्वारा इकट्ठे किए गए राजस्व से आता है, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रशासन हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। अर्थात यहाँ पर किसानों की दशा सुधारने की कोशिश की गई है। किसान खुश होंगे तो राजा का जो राजकाज है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। कुछ और बातें हैं भी इसी संबंध में। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, खासतौर से दिल्ली में। वो गांव में कभी कभार आते थे। दूसरा, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम और दूसरे तरीके भेंट पाने की आशा में लिखा करते, यानी कुछ ना कुछ उनको राजा से मिलता रहे, इसलिए वो राजा की प्रशंसा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। यानी ये जो लिखते थे ये क्या कहते थे कि जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। इस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, अर्थात उसके भाई अयोग्य थे। फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी भी उससे स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों पर प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में से सिंहासन से हटा दिया। यानी जो रजिया सुल्तान थी, इल्तुतमिश की बेटी, वो अपने भाइयों से अधिक समझदार, निपुण और अच्छी योद्धा थी, लेकिन जो उस टाइम का समाज था वो रानी को शासक के रूप में नहीं मान रहा था और उस टाइम के दरबारी भी उसको
रानी मानकर खुश नहीं थे और इसलिए उसको 1240 में उसको सिंहासन से हटा दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक्स।